हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अगस्त 2023 का विजन की मंथली मैगजीन। गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम सबसे पहले करेंगे। आज इसमें हम देखेंगे डीपीडीपी, जो एक एक्ट बन चुका है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पे असेंट ग्रांट किया है। इस एक्ट के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके एक्ट के वजह से कॉमन व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा, वो सारी बातों का डिस्कशन गाइस आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, पार्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि कई सारे पार्ट हैं इस बार पॉलिटी के, तो विल है ना, ऐसे तीन टॉपिक्स करके विल डिस्कस। सबसे पहले जानो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, कम डिस्ट्रप्शन करेगा और डिजिटल इकोनॉमी को भी ये इनोवेटिव इकोसिस्टम क्रिएट करके देगा। इससे हमारी दो चीज़ों पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दो चीज़ें बड़ी अच्छी होने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं उसको आप ध्यान से समझना। वो चीज़ें हैं, आपकी ईज़ ऑफ लिविंग इन्हांस होगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन्हांस होगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको लिखनी है। अब आओ मेन मुद्दे पर कि इसका बैकग्राउंड क्या था। देखो, 2017 में ना सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और ये केस में बताया गया जिसको हम केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बोलते हैं। फॉलोइंग दिस क्या हुआ, जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी थी जो मीटी, जिसको इस्टेब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और यहाँ पर इन्होंने एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाना शुरू किया 2018 में, जिसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बोला गया। फिर गवर्नमेंट इसी बिल को रिवाइज करके लेकर आई, पीडीपी बिल 2019, और इसको रेफर करा जाने लगा जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में। जॉइंट कमेटी बैठाई गई। लेकिन 2022 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये बिल 2019 वाला ये कहते हुए विड्रू कर लिया कि भाई इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो मीटी ने एक नया रिलीज करा बिल। ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन के बाद करा और अल्टीमेटली आप एक्ट बना 2023 में। अब जब ये एक्ट बना, उसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। दैट इज़, देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंटेड, लॉफुल, ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा। अब इसमें ना 7 प्रिंसिपल्स को ये पूरा तोल मोल के बनाया गया है। फिर ये सेकंड प्रिंसिपल में कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशंस, यानी कि पर्सनल डेटा तभी यूज हो, एक स्पेसिफाइड टाइम पे हो, वो भी कंसेंट लेकर हो, जिसका भी डेटा आप यूज कर रहे हो। डेटा प्रिंसिपल क्या हो, कौन है, जिसका आप डेटा यूज करने वाले हो। डेटा का मिनिमाइज यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड, अकाउंटेबिलिटी। ये सारे शब्दों को आपको अगर मेंस भी लिख रहे हो तो भी ये बातों को जरूर याद रखना। ठीक है, अच्छा, इस बिल के अंदर और क्या है, ये बिल ना गाइस रेगुलेट कर रहा है, डिजिटल प्रोटेक्शन देगा, आपके इंडिविजुअल्स को राइट टू प्रोटेक्ट करेगा उनके डेटा को, लॉफुल पर्पस के लिए ही प्रोसेस करना है ऐसे डेटा को। तो यहाँ पर डिजिटल पर्सनल जो आपका डेटा है प्रोटेक्ट करेगा। क्या प्रोटेक्ट करेगा, एक होता है डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी गाइस का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति, वो कंपनी, वो गवर्नमेंट एंटिटी जिसका डेटा प्रोसेस किया जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग जैसे करते हैं ना, पर्सनल डेटा पे करते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड ले लिया बैंक वालों ने, या कुछ भी ऐसा और कहीं पर आपको देना पड़ा किसी नई कुछ नया लेने के लिए, तो फिर आपको जो डेटा देना पड़ा, जैसे आप एयरटेल का कनेक्शन लेने जा रहे हो, दे विल आस्क यू फॉर द आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ऑल, ये सब लेते हैं। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स को बताया गया, उनके प्रिंसिपल्स के बाद जिसका भी डेटा रिलेट कर रहे हो उसको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल पेनल्टी, सारी की सारी बातों को बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है इस बिल के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस एक्ट में भी लिमिटेशंस हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। क्यों, क्योंकि इसमें ना एग्जेम्पशन है फॉर द स्टेट। इसकी वजह से क्या होगा, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिटेंशन के बियॉन्ड भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को, व्हाट इज नेसेसरी, इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी को आपका दूर करेगा। यूजिंग एग्जेम्पशन, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है ना, वो डेटा को कलेक्ट करेंगी सिटीजन्स टू क्रिएट अ 360 डिग्री प्रोफाइल फॉर सर्वेलेंस। तो कैसे हो सकता है, एक तरफ आप कह रहे हो केस पुट्टास्वामी के केस में कि भाई ये प्राइवेसी का मसला है, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो डेटा को कलेक्ट करें और एक 360 डिग्री प्रोफाइल भी क्रिएट करें ताकि सिटीजन्स का सर्वेलेंस हो। अभी की मैं आपको बताऊं गाइस, कल परसों में ना, अभी आपको पता भी शायद चला हो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एक सर्वेलेंस कर रहा है नेशनल डिजास्टर का वजह से ही, और वो एक हर किसी के फ़ोन में एक सायरन बजता है अचानक से, इमरजेंसी अलर्ट। अब बंदे डर जाएंगे कि भाई ये क्या, कैसे, क्योंकि एक गवर्नमेंट ने कभी बताया नहीं। इवन मेरे को भी ऐसा आया तो मैंने कहा अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है। आई हैव चेक्ड इट बिकॉज एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो मुझे पता था कि भाई देयर समथिंग इज देयर इन द, है ना, क्यों, फिर चेक करा तो पता चला। अदरवाइज क्यों ही ऐसे बंदे को आएगा तो डर के घबरा जाएगा भी क्या हो गया मेरे साथ ही।
उसके बाद इनएडिक्वेट सेफगार्ड, कि ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया में नॉट इंश्योर एडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन। जो डेटा आपका पर्सनल डेटा इंडिया से बाहर जा रहा है उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स आपने नहीं रखे, ये प्रॉब्लम है। तीसरी समस्या है कोई कंपनसेशन नहीं है। आपने एक्ट में आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 43A रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से कोई अगर मिसहैंडल करता है आपके डेटा को तो कोई कंपनसेशन लगाया क्यों नहीं आपने। फिर आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है कि जो एग्रीव्ड इंडिविजुअल्स है रिक्वायर्ड टू फर्स्ट अप्रोच द डेटा फिड्यूशरी रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो उसका अनरिजॉल्व रहा ग्रीवेंसेस तो फिर बेचारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाएगा, फिर वो फर्दर अपील। तो मतलब आपने ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। आपको ऐसा चाहिए था कि भाई सीधा लकीर खींचो और काम हो गया, कि आपको एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया है, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल पूरा है, वो वहीं पे सारी उसकी जो समस्याएं सुनी जाएंगी, वहीं पे उसका सब कुछ कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा उसकी परेशानी को। आरटीआई के एग्जाम्पशन में आपने डाल दिया, एक्ट को प्रपोज किया गया कि जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है पब्लिक ऑफिशियल्स की वो डिस्क्लोज ना की जाए। तो ये भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा देता है। इसमें उनको मिल जाएगा मौका कि वो असेट और लाइबिलिटीज़ को डिस्क्लोज ही ना करें। क्लियर डेफिनेशंस नहीं है। एक्ट ने जो प्रोवाइड करा डेटा फिड्यूशरीज के लिए वो प्रोसेस करने में डेट्रीमेंटल इफेक्ट दे सकता है द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि डेट्रीमेंटल इफेक्ट कोई गाइडेंस वाइडेंस कुछ है ही नहीं, कोई राइट्स का प्रोविजन ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि बिल पूरी तरह से एकदम शानदार बनाया गया है। अच्छा, इसमें दो तरह के टर्म्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। देखो, एक टर्म होती है राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, एक होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को ये अलाउ किया जा रहा है कि भाई लो इन्फॉर्मेशन रीयूज करो पर्सनल डेटा को, लेकिन डिफरेंट सर्विसेज के लिए यूज़ करो आप बेसिकली फॉर देयर ओन पर्पसेस। ठीक है, उसको राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब होता है कि ये राइट है आपके पास कि इरेज करना है कंटेंट, रिमूव करना है ताकि वो पब्लिक एट लार्ज तक ना पहुंचे, उसको राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो देखो, क्रॉस बॉर्डर डेटा गवर्नेंस की बेहद ज़रूरत है। तो ऐसा मैकेनिज्म हो जिसकी ज़रूरत है कि क्रॉस बॉर्डर जो भी डेटा जा रहा है, डेटा स्पेशली टू कंट्रीज नॉट मेंशन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द नोटिफिकेशंस, वो यहाँ पर मेंशन हो। डेटा राइट्स, जो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी है, राइट टू बी फॉरगॉटन है, जो इसके स्पेशल केसेस हैं वहाँ पर कैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे इसकी स्टोरेज या इसकी लाइफ या इसकी किसी बंदे की रेपुटेशन को ख़राब ना करे, है ना, मिसयूज से बचें। जैसे आपके जो टर्म्स हैं जिसको आप बड़ा इंपॉर्टेंस देते हो, ये सारी जो टर्म्स हैं आपकी एक तरह से आप ये कह लो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है और आपका बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉवरेनिटी टर्म है, इंटीग्रिटी टर्म है, ये आपका क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। फिर क्वांटिफाइंग टाइम ड्यूरेशन आप बिल्कुल तय करो कि इस टाइम ड्यूरेशन में ये फला फला डेटा इस पर्पज़ के लिए होना चाहिए और फला फला डेटा इतने टाइम के लिए विड्रॉ कर लो, डिलीट कर दो। ये होना बेहद बेहद ज़रूरी है। समझ गया आप पूरा इसका प्रोसेस। हल्का सा देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन जीडीपीआर टीपीडीपी। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर जो अंडर एज चिल्ड्रन माइनर्स थे यहाँ पर वो कंसिडर किए गए थे, यहाँ पर 18 वाले को कंसेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर ये डेटा फुल्ली अप्लाइड होता था होली और पार्शली ऑटोमेटेड मीन से, यहाँ पर नॉन डिजिटाइज मीन से है। यहाँ पे ब्रीच, जितनी भी ब्रीचेस हैं शुड बी नोटिफाइड विद इन 72 आवर्स। यहाँ पे डज नॉट कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ। यहाँ टू राइट टू नॉमिनेट नहीं इंक्लूड था, यहाँ पे एडिशनल राइट टू नॉमिनेट है। और ऐसी तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी याद रख लेना, हो जाएगा काम। मुद्दा मैंने आपको जो समझाया है वो आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, दूसरी आप एक्ट के बारे में चलते हैं, दूसरे आर्टिकल के बारे में चलते हैं, दैट इज रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉस। देखो, गवर्नमेंट ने ना 3 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं लोकसभा में ताकि जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया है उसको मैं रिप्लेस कर पाऊँ। 3 बिल कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 है जिसको इंडियन पिनल कोड को 1860 को रिप्लेस करके बनाया जा रहा है, आपको पता ही चल गया, इंडिया भारत हो गया है। उसके बाद CRPC है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया है। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1850 का नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तीनों ही बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गए थे। स्टैंडिंग कमेटी आपको पता ही है स्पेशल पर्पस के लिए बैठाई जाती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं पॉलिसी बनाते हैं वहाँ पर बैठ के। अब इन बिल्स की ज़रूरत क्या, सिर्फ नाम ही चेंज करने थे या क्या वजह थी? इन बिल्स को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे कोर्ट में पेंडेंसी के केस बहुत पड़े हुए थे। आप लगा लो यूनियन मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर हैं ऑलमोस्ट 4.7 करोड़ केसेस वहाँ पर कलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के मिलके बैठे हुए थे।
टाइमली जस्टिस डिलीवरी देना बहुत प्रोसीजरल हो रहा था। अंडर ट्रायल्स पे इतने सालों से केस चल रहे थे, 70% प्रिजन पॉपुलेशन आपकी हो गई थी, कैसे करोगे। कन्विक्शन रेट बहुत बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है? इनएफिशिएंसी की वजह से, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इनएडुक्वेसी की वजह से, पॉलिसी में डेफिशिएंसी की वजह से लो कन्विक्शन रेट था। 50% आपका आके हो गया था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा, उसके बाद आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारी तरीके के सोसाइटल चेंजेस हैं, बहुत तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें अलग अलग तरीके से डिस्कवरी हो जाती है, बहुत सारे डायमेंशंस क्रिमिनल मैटर्स के बढ़ रहे हैं। कॉलोनियल लेगेसी को इरेज करने की बेहद ज़रूरत थी। हमारी सोसाइटी, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम सब बदल रहा है, तो आज के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिल होने चाहिए। तो आप ये मत सोचो कि अभी हो रहा है, क्यों नाम चेंज कर रही है गवर्नमेंट, आप इस सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है और इस एक्ट में क्या लाया जा रहा है, ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको आप IPC 1860 कहते थे, ठीक है, प्रिंसिपल लॉ है क्रिमिनल ऑफेंसेस का, वो पता ही है। चार्टर एक्ट 1833, इसका बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए आपको। चार्टर एक्ट 1833 से लिया गया था, ये ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से। 1834 में फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन आया, जो लॉर्ड थॉमस बेमिंगटन मैकॉले की तरफ से था, जिन्होंने पूरा जुरिस्डिक्शन को किया और चेक करा, पार्स देखी, ये सब देखा, ठीक है। पूरा ड्राफ्ट किया IPC 1837 इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया, कॉलोनियल इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए लॉ बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, सेवरल अमेंडमेंट्स हुई, मॉडिफिकेशंस हुए, और इसी बिल में स्ट्रेंथन किया लॉ एंड ऑर्डर को, फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग लीगल प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें। बिल में मेजर प्रोसीजर्स क्या हैं? इसके अंदर सिडिशन के बारे में लिखा हुआ है कि देखो, सिडिशन में बिल रिमूव्स द ऑफेंस ऑफ सिडिशन, यहाँ पर उसको बस पेनलाइज बनाया गया है, ठीक है। जैसे सक्सेशन करना या आर्म्ड रिबेलियन को अगर आपने प्रोवोक करा या सेपरेटिस्ट करने इन सब कंडीशंस में, या सोवेनिटी इंटीग्रिटी पर इंडेंजर हो आप, तो सिडिशन लग जाता है। और यहाँ पर भी इसमें क्या है कि ऑफेंस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड, साइन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मीन्स, ये सबका कुछ इस्तेमाल करा है। तो टेररिज्म एज एन ऑफेंस की बात कर रहा है कि बिल डिफाइंस टेररिज्म एज एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर कुछ ऐसा सीन है, यानी कि आप फायर आर्म्स, बॉम्ब, हैजार्डस सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहे हो प्रॉपर्टी को, इस तरह के काम कर रहे हो, या आप ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो, कॉन्टीन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में अगर आप फंसे हुए हो, तो इस सब अगर आप कर रहे हो, तो सारा का सारा इस बिल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक तो इसकी जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होती थी, अनक्लियर डेफिनेशंस होती थी, वो सब सारी ठीक होंगी। सबवर्सिव एक्टिविटीज़ माइट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिक, है ना। तो इस तरह से इन्होंने चेंज करा है, पॉलिसिंग पावर को इन्हांस करा है, एग्जिस्टिंग ट्रायल्स को डिले जो हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन डाल के उसको करने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट आता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसमें भाईज ये बोला गया है कि भैया सेवरल अमेंडमेंट दी जाए। 41st अमेंडमेंट लिया गया, इसमें साफ साफ बोला गया अंडर ट्रायल्स का डिटेंशन कैसे होता है। अगर कोई एक्यूज अपनी हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट में काट रहा है, तो उसका आगे क्या जीवन होगा, है ना। तो फिर कैसे लाइक आप क्या उसको फिर डेथ की पनिशमेंट दोगे? आपने करा ही नहीं उस पर कभी, अंडर ट्रायल ही रहा बंदा, मर गया बेचारा। ऐसे भी हालात देखे गए हैं। फिर ट्रायल्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड क्यों नहीं हो सकते? आज आप एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में गुजर रहे हो, नए रोज टेक्नोलॉजी वाला एक वर्ल्ड हमारा क्रिएट हो रहा है, तो जितने भी ट्रायल्स हैं, इंक्वायरीज हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, आप करो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। किसने मना करा है? तो आप इसको बनाओ इस तरह से। मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का आप कर रहे हो, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसको रिक्वेस्ट कर दो आप, वो सर्टेन केसेस जैसे रेप में कराए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की आपकी हमेशा इनएफिशिएंसी क्यों आती है? तो आपको देखो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अगर स्टेट डज नॉट हैव फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है, तो वो दूसरी स्टेट की मदद ले ले, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर या फिंगर इंप्रेशंस की दिक्कत आती है। तो अगर भाई कलेक्शन स्पेसिमेन सिग्नेचर को अलाउ कर रहा है, हैंड राइटिंग ये सब कुछ कर रहा है, तो भाई लो वॉइस सैंपल ले लो, कुछ ऐसा ले लो, अरेस्टेड है या नहीं है, टाइम लाइन्स उसके देख लो आप, अकॉर्डिंगली जजमेंट आपको अकॉर्डिंगली करना है। ट्रायल्स एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर अगर कैसे है, तो कंडक्ट तो सारा उसका देखो। ऑब्सेंस में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, वैसा बंदा। अब पता होना चाहिए आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, यानी ऐसा बंदा जो एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment of at least years or death and fails to appear at specified time। कोर्ट ही नहीं आया, पनिश में उसको बिल्कुल उसने ऑफेंस किया है, 10 साल की उसकी इम्प्रिजनमेंट होनी है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा स्पेसिफाइड टाइम पे, प्लेस पे, जो कोर्ट कह रहा है,
तो उनका देखो आप, स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर, ख़त्म करो ये सारी चीज़ों को, डेथ सेंटेंसेस वगैरह, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आप कन्वर्ट कर दो उसको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप पार्डन करके विद इन 7 years ऑफ पनिशमेंट में ले आओ, क्योंकि जेल आपकी भर रही है, 70% आपके जेल में लोग हैं, बताओ पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इससे जल्दी जल्दी केसेस आपके डिस्पोज होंगे, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस होएगा। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का करोगे तो उससे आप बहुत फ़ायदे में रहने वाले हो, जल्दी जल्दी केस सॉल्व होंगे आपके, सही ढंग से आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, इनएफिशिएंसी खत्म होगी। राइट ऑफ विक्टिम को आप इम्प्रूव करोगे यार, उसकी ज़िंदगी को आप ख़राब मत करो, बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, बिकॉज क्योंकि भाई इंसान है, ह्यूमन राइट्स की भी बात आ जाती है। फिर फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन, इंक्रीज इन डिटेंशन पीरियड, ये सारी चीज़ें आपकी कर देगा वो। अब आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसको हम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें आपने पढ़ा भी होगा, कंसोलिडेट करता है ये लॉज को रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कुड कम टू ए कंक्लूजन, है ना, जिस बेसिस पर आप ये प्रूफ करने वाले हो कि भाई इससे एविडेंस से पता चलता है कि ये बंदा जो है भाई इसने क्राइम किया है। तो इसमें एक सब्सटेंटिव लॉ चलता है, प्रोसीजरल लॉ चलता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है कि जो कॉमन स्टैट्यूटरी इन सबसे बिलों से निकल कर आया हो। प्रोसीजरल बिल का मतलब क्या है, जो आपके राइट्स एड्रेस किससे हुआ है, सबसे प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सब में प्रोसीजर लिखा हुआ है, किसकी सजा ये है, इसकी सजा ये है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ में डिराइव होता है कॉमन स्टैट्यूटरी लॉ, ये सारे पिनल लॉ है, ठीक है। तो ये सारी बात। अब देखो बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, 1872 में आया और इसमें सारा कुछ बताया जाता है कि भाई कैसे कैसे इसमें कैसे कंक्लूड किया जाए, हाउ टू प्रोनाउंस द जजमेंट द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। तो एग्जिस्टिंग लॉ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रिलेटेड कुछ भी नहीं बता रखा था। तो मेजर प्रोविजंस इस बिल में दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड्स दैट कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का भी सेम लीगल इफेक्ट है एज पेपर रिकॉर्ड। ध्यान से सुन लो आप, ठीक है। इसका मतलब ईमेल, सर्वर, लॉगर, ये सब करा। ओवरऑल एविडेंस यानी कि इसमें स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट बाय विटनेस इन रिलेशन टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जॉइंट ट्रायल्स होंगे इसमें, पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा, एक्सपेंशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें करना। एंड नेक्स्ट से आपका आता है CEC एंड अदर EC, यानी कि आपके जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी सर्विस की कंडीशन, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस, ये सारा कुछ जानने को आपको मिलेगा। 2023 के बिल में राज्यसभा में इसको भी पेश किया गया। अब इससे रिलेटेड क्या है सुन लो। देखो, इलेक्शन कमीशन की कंडीशन ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 में ऑलरेडी आया था। बिल में रेगुलेशंस का एम यही है कि भाई एम यही है भाई चेंज करा जाए, नए नए प्रोसीजर्स वगैरह सबको देखा जाए। अब प्रेजेंट प्रोसेस क्या है अपॉइंटमेंट का, कि एज पर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठेगा, EC मेंबर्स बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में साफ तौर पे बोला कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है CEC EC को ऑन द एडवाइस ऑफ कमेटी, और उस कमेटी में कौन कौन बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठता है। टिल दिस SC रूलिंग, इलेक्शन कमिश्नर एंड CEC हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो वाला केस आया उसके बाद ये 3 लोग बैठते थे, ठीक है। समझ गए यहाँ की बात। अच्छा, अब इस बिल में कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है कि प्रपोज लेजिस्लेशन में टू ड्रॉप द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, ओवरराइड द SC जजमेंट, तो गलत बात हो जाएगी। अब न्यूट्रलिटी की बात है, जो कॉम्पोजिशन है सिलेक्शन कमेटी का, उससे रूलिंग पार्टी की डोमिनेंस बढ़ा रहे हो आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिल ऑथराइजेज द सिलेक्शन कमेटी टू गो बियॉन्ड द सर्च कमेटी रिकमेंडेशन। अब आपके बिल में आपने सिलेक्शन कमेटी बिठा दी है जो सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन ज़्यादा काम जाके करेगी, दस मेकिंग द एंटायर सर्च प्रोसेस रिडंडेंट कर देगी उसको। इंडिपेंडेंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए थी, वो फिर आपको लग नहीं रहा आप कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तो आप रहने ही नहीं दोगे आप, है ना। एक ये कंसर्न है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर कैसे इंडिपेंडेंट रह पाएगा अगर रूलिंग पार्टी ये रूल करके लाएगी। तो वे फॉरवर्ड में साफ तौर पे बोला गया है रिमूवल ऑफ EC। क्या बोला गया है? रिमूवल ऑफ EC। आर्टिकल 324 का 5th क्लॉज कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल अमेंड कर सकता है टू इक्वेट द रिमूवल ऑफ प्रोसीजर ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर विद दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
कि इक्वेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है प्रोसीजर को, 2 इलेक्शन कमिश्नर है ना। इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है 2 मेंबर्स को भी ईसीआई के, अगर कोई भी रिमूवेबिलिटी ऑफ ऑफिस की बात आती गई है तो। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाई जाए, यानी कि स्टेप शुड बी टेकन टू इंगेज प्रोमिनेंट जूरिस्ट आए सामने, एक्सपर्ट आए, सिविल सोसाइटी आए, जो फिर इस पूरी कमेटी को स्कोप को बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ाए। सीनियरिटी प्रिंसिपल पे भी आप बात कर सकते हो कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सीनियरिटी को एलिवेट करे, अनलेस द 3 मेंबर कमेटी फॉर रीज़न इट टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वगैरह में लिखते हुए, और जो भी कमिश्नर अनफिट माने, जो भी लॉ कमीशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चले। मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। बिल को फाइनलाइज करने से पहले गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन ले अपोजिशन पार्टी से, लीगल एक्सपर्ट से, स्टेक होल्डर से, उसके बाद ये फैसला सुनाए। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गाइज, ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म हम कल करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए आप इतना अच्छे से इसको रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।